Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. आज से हम एक नया कोड स्टार्ट कर रहे हैं, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। जो अभी न्यू लेबर कोड्स बने हैं उन कोड्स में से ये फोर्थ कोड है जो कि मैं आपको करवाऊंगी, आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी तीन जो कोड्स हैं, द कोड ऑन वेजेस, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, एल्स आप आई बटन पे क्लिक करके वो लिंक में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड दिस वन इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020। दिस कोड इज़ ऑल अबाउट जितने भी एक्ट्स हैं जो हेल्थ सेफ्टी कंडीशंस को फोकस करते हैं, उन सारे जो एक्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट करके मर्ज करके ये कोड लाया गया है। दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द कोड्स, द लॉज regulating the occupational safety, health and working conditions of person employed in the establishments. टोटल 13 कोड्स हैं, 13 एक्ट्स हैं जो मर्ज होके ये कोड बना है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। नंबर 1 इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, Mines Act 1952, Working Journalist and Other Newspaper Employees and Miscellaneous Provisions Act 1955, Working Journalists Act 1958, the Motor Transport Workers Act 1961, then BD and Cigar Worker Act 1966, Contract Labor Act 1970, Sales Promotion Employees Act 1976, Interstate Migrant Workers Act 1979, Cine Workers and Cinema Theatre Workers Act 1981, the Dock Worker Act 1986 and the Building and Construction Workers Act 1996। तो सारे के सारे एक्ट्स के जो प्रोविजंस थे सबको मर्ज करके ये पर्टिकुलर कोड, द कोड ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस लेके आए हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। उससे पहले ही मैं बता दूं कि इस कोड में टोटल 3 शेड्यूल्स हैं। द फर्स्ट शेड्यूल फोकसेस ऑन द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो हजार्डस प्रोसेस में डील करती हैं उनकी लिस्ट इस पर्टिकुलर फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ मैटर्स कौन से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो मैटर्स है वो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। एंड थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस मेंशन है, जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा जैसे ही हम लोग ये एक्ट्स को और पढ़ते जाएंगे, ये कोड को पढ़ेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जाहिर सी बात है ये तीनों की तीनों शेड्यूल से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, या थर्ड शेड्यूल में क्या है, और कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। तो आपको सेम ही कोड का तीनों के तीनों शेड्यूल्स दे देंगे और उससे रिलेटेड प्रोविजन दे देंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट आपको कोड दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड आपको शेड्यूल दी जाती है, आपको कोड से शेड्यूल मेंशन करनी होती मैच करनी होती है। बट कभी कभी एक ही कोड की 3 शेड्यूल्स दे दी जाती हैं और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट है हजार्डस प्रोसेस की, सेकेंड शेड्यूल में मैटर्स हैं और थर्ड शेड्यूल में नोटिफिएबल डिजीजेस हैं, तो हमको वो मैच करनी होती है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, एज वेल एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में कौन कौन से एक्ट मर्ज हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक्ट नहीं है या है, वाइस वर्सा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड अब हम पढ़ते हैं द डेफिनेशंस पार्ट। तो इसमें हम सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज adolescence. Adolescence shall have the same meaning as assigned to it in clause 1 of section 2 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. It means इस एक्ट में जो adolescent की डेफिनेशन दी है वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी इस पर्टिकुलर कोड में। और अगर आपने ये चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट नहीं पढ़ा है तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप जाके वहाँ से ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं। एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू माइन, अगर माइन की बात की जाए तो वो पर्सन
वेदर अपॉइंटेड एज सच, या तो वो अपॉइंट हुआ है एज अ एजेंट, उसको हम एजेंट बोलेंगे, या वो प्रिटेंड कर रहा है कि मतलब वो ओनर के बिहाफ में एज अ एजेंट प्रिटेंड कर रहा है, उस तरह उस एजेंट वाला काम कर रहा है, भले ही वो अपॉइंटेड है या नहीं है। और कैसे, टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द सच माइन, तो माइन के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन मीन्स ऑडियो विजुअल प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली इन इंडिया एंड इंक्लूड, तो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, एनिमेशन, कार्टून डिपिक्शन, ऑडियो विजुअल advertisements, digital production, or any of the activity in respect of making thereof, then feature films, non-feature film, television, web-based serials, talk shows, reality shows, and sports shows. Audio-visual workers कौन हुए, means a person who is employed directly I'm sorry, or through any contractor इन और कनेक्शन विद ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, तो चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय हुआ हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हुआ हो, किसमें, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में, टू वर्क एज एन आर्टिस्ट इंक्लूडिंग एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, एंकर, न्यूज रीडर, डांसर, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन, or to do any skilled, unskilled, manual, supervisory, technical, artistic and otherwise work, and his remuneration with respect to such employment or in connection with the production of audiovisual does not exceed, where remuneration is by way of monthly wages or where such remuneration is by way of lump sum, in each case such amount as may be notified by central government। तो इसका मतलब है हर वो पर्सन, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉय हुआ हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हुआ हो, टू डू वर्क एज एन एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर के तौर पे, एंकर के तौर पे, न्यूज़ रीडर के तौर पे, डांसर के तौर पे, डबिंग आर्टिस्ट एंड इवन स्टंट पर्सन, तो इन सबको ऑडियो विजुअल वर्कर की कैटेगरी में डाला गया है। और किस टाइप का वर्क, चाहे वो स्किल्ड वर्क हो, अनस्किल्ड वर्क हो, मैनुअल वर्क हो, सुपरवाइजरी वर्क हो, टेक्निकल वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, और उसका जो रेम्यूनरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच एम्प्लॉयमेंट इन और कनेक्शन विद द प्रोडक्शन विजुअल डज नॉट, तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो कितना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिमिट सेट करी है उससे ज़्यादा ना हो। अब बिल्डिंग वर्कर्स कौन है, बिल्डिंग वर्कर्स मीन्स who is employed to do any highly skilled work, skilled work, semi-skilled work, unskilled work, manual work, technical work, clerical work for hire or reward, whether the terms of such employment are express or implied, in connection with any building or other construction work, but does not include any such person who is employed mainly in managerial or सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो ऐसा पर्सन जिसको हायर किया गया हो हाईली स्किल्ड काम के लिए, स्किल्ड वर्क के लिए, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल या क्लैरिकल वर्क के लिए, लेकिन वो मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए हायर ना किया गया। वर्क कौन सा, वर्क रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर who shall be deemed to be employed in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contractor, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वो वर्कर आएगा जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया गया हो, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, भले ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो मेन एम्प्लॉयर होता है उसको पता है कि नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हुआ, कभी कभी होता है एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं कि वो फर्दर लेबर्स को हायर करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर हर लेबर को हायर करते समय एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करे, तो भले ही एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया जाए या ना किया जाए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर उस वर्कर को हायर कर रहा है टू डू अ सर्टन वर्क, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑल्सो इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर बट डज नॉट इंक्लूड, तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु इज़ रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो मतलब ऐसा वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रेगुलरली एम्प्लॉय हो रहा हो, मतलब टेम्परेरी वर्क के लिए नहीं, रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय हुआ हो एज अ परमानेंट वर्कर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज
establishment and its employment is governed by mutually accepted standards of the conditions of employment, engagement on permanent basis and gets. तो यहाँ पर ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोल रहे हैं. अगर कोई परमानेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है. तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो टेम्परेरी नेचर का होगा, तभी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे. कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मीन्स अ पर्सन. तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस गिवन रिजल्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अदर देन mere supply of goods or articles or manufacture to such establishment through contract labor or supplies contract labor for any work of the establishment as a mere human resource and also include subcontractor. तो मेन कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. कोर एक्टिविटी ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट क्या है? इट मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर विच द एस्टैब्लिशमेंट इज सेटअप एंड includes any activity which is essential. तो जिस मेन एक्टिविटी की वजह से वो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट खड़ी की गई है, स्टार्ट की गई है, वो उसकी कोर एक्टिविटी है. और हर वो एक्टिविटी जो उस कोर एक्टिविटी के साथ एसेंशियल है, कि उसके साथ और जो एक काइंड ऑफ सब एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको भी कोर एक्टिविटी की तरह ही माना गया है. Provided that following shall not be considered as essential or necessary activities. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम एसेंशियल और नेसेसरी एक्टिविटीज़ में नहीं डालेंगे when we are studying the definition of core activity. क्योंकि कोर एक्टिविटी एक वो है जिसके जो मेन एक्टिविटी है, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस का जो मेन काम है उसको हम कोर एक्टिविटी कहेंगे, एज वेल एज उस काम से रिलेटेड जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कोर एक्टिविटी आ जाएंगी. लेकिन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को एसेंशियल नहीं बोला जाएगा? सैनिटेशन वर्क इंक्लूडिंग स्वीपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ काइंड्स ऑफ वेस्ट, ये एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है. वॉच एंड वार्ड सर्विस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी सर्विस, कैंटीन एंड केटरिंग सर्विस, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑपरेशन, रनिंग ऑफ हॉस्पिटल, एजुकेशनल, training institution, guest houses, clubs, courier services which are in nature to support service of an establishment, civil and other construction work including maintenance, gardening and maintenance of lawn, housekeeping, laundry service, transport service like ambulance, and any activity of intermittent nature. intermittent का मतलब है जो रुक रुक के होती है, एक रेगुलर या कंटिन्यूस बेसिक्स पे नहीं होती है, even if that constitute a core activity of the establishment. तो ये सारी जो है ए से लेके जी तक, ये सारी जो कोर एक्टिविटी के अंडर जो एसेंशियल एक्टिविटीज है उसका हिस्सा नहीं है, माइंड यू. नाउ हु इज अ एम्प्लॉयर? means a person who employs whether directly or through any person or on behalf of on his behalf or on behalf of any person one or more employees in his establishment. and तो हर वो पर्सन जो एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एम्प्लॉय कर रहा है, उस पर्सन को हम एम्प्लॉयर बोलेंगे. एंड वेयर द एस्टैब्लिशमेंट इज कैरिड ऑन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, द अथॉरिटी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट की जो कोई अथॉरिटी है जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि वो एम्प्लॉयर की भूमिका निभाएगा, तो उसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे. अदरवाइज अगर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है तो वहाँ का उस डिपार्टमेंट का हेड एम्प्लॉयर माना जाएगा. अगर वो एक लोकल अथॉरिटी है, एस्टैब्लिशमेंट एक लोकल अथॉरिटी के अंडर आ रहा है, स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ का क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा. एंड इंक्लूड्स इन रिलेशन टू फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री है तो वहाँ का ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर होगा. अगर माइन है तो माइन का ओनर, एजेंट और मैनेजर को हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर बोलेंगे. इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, और इन सब के अलावा कोई और एस्टैब्लिशमेंट है तो उस पर्सन को एम्प्लॉयर बोला जाएगा जिसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. यहाँ हम उसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, मैनेजर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. किसी पर्सन के ऊपर अगर पूरा का पूरा जो अल्टीमेट फाइनल कंट्रोल जिस भी पर्सन के पास है एस्टैब्लिशमेंट का, उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे.
कॉन्ट्रैक्टर को हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, एज वेल एज एम्प्लॉयर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी हम एम्प्लॉयर बोलेंगे. फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ. तो जो अब प्रेजेंस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ. जैसे बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग ये है, सपोज ये फैक्ट्री है, देन यहाँ पर एक कुछ जगह होती है, फिर गेट होता है, तो ये सारा जो एरिया होता है इसको हम प्रेजेंस बोलते हैं. तो फैक्ट्री मतलब ये पूरा एरिया भी फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर ही आता है. जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के किसी भी दिन को, जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पावर, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ कर रहे हैं तो 20 या 20 से ज़्यादा. अगर विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहे हैं तो 40 या 40 से ज़्यादा. तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे. और फैक्ट्री की डेफिनेशन यहाँ चेंज हुई है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, विद द एड ऑफ पावर में 10 थे, एंड विदाउट द एड ऑफ पावर में 20 वर्कर्स थे, 20 और मोर. तो यहाँ पर ठीक डबल हो गया है. अगर किसी भी कोई प्रीमाइसेस है इंक्लूडिंग प्रेजेंस, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ वो काम चल रहा है, तो अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो फैक्ट्री होगी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैनुअली काम हो रहा है, तो वहाँ पर 40 या उससे ज़्यादा वर्कर्स अगर काम करेंगे तो वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा. तो ये डेफिनेशन चेंज हुई है. पहले यहाँ पर 10 था और यहाँ 20 था. अब इसको 10 को डबल कर दिया गया 20 और 20 को 40. बट डज नॉट इंक्लूड अ मोबाइल यूनिट belonging to armed forces of union, railway running shed or a hotel, restaurant or eating place, provided that where under any law for the time being in force in the state immediately before the commencement of this code, the number of workers specified is more or less than the number specified under the law of the state shall prevail in that state till it is amended by. तो अगर इस पर्टिकुलर मतलब जैसे सपोज कोई ये कोड आने से पहले उस स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग उस स्टेट में जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर वो फैक्ट्री मानी जाती है. तो क्योंकि उस स्टेट का लॉ भी कुछ लॉ होता है, उनके अकॉर्डिंग, उनके क्लॉजेज, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग. तो ये जब कोड आ गया तो सिंस चेंज हो गया है, तो जब तक वो स्टेट अमेंड नहीं करेगी तब तक जो वहाँ का जो नंबर है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, वो वैसे ही चलता रहेगा. फैमिली इन रिलेशन टू अ वर्कर मीन्स स्पाउस, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, क्योंकि अगर हम कोई वर्कर मेल है तो उसके लिए वाइफ उसकी फैमिली हो जाएगी, अगर फीमेल है तो हस्बैंड. चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ द वर्कर हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो चिल्ड्रन में अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी आ जाएंगे जिन्होंने अभी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है और वो वर्कर पे टोटली डिपेंडेंट है. वर्कर के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, विडोड डॉटर, अगर डॉटर है जो कि विडो हो चुकी है, अगर सिस्टर है जो कि विडो हो चुकी है और वो उन पे वर्कर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सच डिपेंडेंट शैल नॉट इंक्लूड हु आर फॉर द टाइम बीइंग गेटिंग सच इनकम फ्रॉम सच सोर्सेज एज मे बी. तो अगर इनमें से कोई डिपेंडेंट ऐसा है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू कोई इनकम मिल रही है तो फिर उसको हम डिपेंडेंट नहीं मानेंगे. Interstate migrant worker means a person who is employed in an establishment and who has been recruited directly by the employer or indirectly through the contractor in one state for employment in such establishment situated in another state. तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर में कौन सा पर्सन आएगा? वो पर्सन जिसको हायर किया गया है एम्प्लॉयर के थ्रू डायरेक्टली या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू. एक स्टेट में हायर किया गया है ताकि वो दूसरी स्टेट में काम कर सके, तो वो क्या हो गया? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर. और हैज कम ऑन हिज ओन फ्रॉम वन स्टेट एंड ऑब्टेन द एम्प्लॉयमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट इन अदर. और या तो वो खुद अपनी स्टेट से चल के काम की तलाश में दूसरी स्टेट में आया है और उस दूसरी स्टेट में उसको हायर किया गया है फॉर सर्टन वर्क, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलेंगे. अंडर एन अग्रीमेंट और other arrangement for such employment and draws wages not exceeding the amount of rupees
18,000 per month or such higher amount as may be notified by central government. तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो वेज सीलिंग है इनकी वो कितनी है, 18,000 रुपीज पर मंथ. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मतलब टाइम टू टाइम अगर चेंज करते हैं, जैसे अमेंड होता है, तो अब सपोज अभी 18,000 है, आफ्टर 2 years लेस से कुछ अमेंड हो जाता है तो बढ़ा के फिर लेट से 20 करती, तो फिर वो मानी जाएगी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम चेंज करती रहेगी वो. अदरवाइज जो अभी है 18,000 वो, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर का जो वेज सीलिंग है वो क्या है, इट इज 18,000 पर मंथ. प्लांटेशन. Plantation means any land used or intended to be used, या वो यूज हो रही है या आगे यूज होगी, for growing tea, coffee, rubber, cinchona और cardamom which measures 5 hectares or more. तो मतलब जो लैंड है उसका जो पूरा मेजरमेंट है वो कितना है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा. तो मतलब प्लांटेशन की अगर बात करें स्पेसिफिकली प्लांटेशन एक्ट में जो लैंड यूज होगी, जो लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सपोज 2 हेक्टर्स में अगर कोई टी या कॉफ़ी ग्रो कर रहा है तो फिर वो इसके अंडर नहीं आएगी. यहाँ पर जो लैंड है वो कितना मेजर होना चाहिए, 5 हेक्टर या उससे ज़्यादा, तभी वो इस कैटेगरी में प्लांटेशन लेबर एक्ट में प्लांटेशन की डेफिनेशन के अंडर आएगी इस कोड में. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो मेजरमेंट है ये पूछा जा सकता है. फॉर ग्रोइंग एनी अदर प्लांट विच एट मेजर्स 5 हेक्टर्स और मोर and in which persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months if after obtaining the approval of the central government the state government by notification so directs. तो बेसिकली या तो वो लैंड में जो काम हो रहा है वो टी, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, कार्डमम इसके ग्रोइंग के लिए हो रहा है या एनी अदर प्लांट के लिए हो रहा है, और उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 5 हेक्टर्स या ज़्यादा. एक्सप्लेनेशन. अब इसमें क्या है, सपोज आपके पास एक लैंड है जो कि 5 हेक्टर्स नहीं है, उससे छोटा है, मतलब उसका मेजरमेंट जो है 5 हेक्टर से कम है, जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब जो अभी हमने पढ़े प्लांट्स, रिलेटेड प्लांट्स, उसको ग्रो करने के लिए ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके साथ एक और लैंड है जो यूज़ नहीं हो रही है बट केपेबल इतनी है, मतलब फर्टाइल इतनी है कि इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, और दोनों का जो लैंड के जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो सेम है, और दोनों का जो लैंड का मेजरमेंट है अगर वो 5 हेक्टर्स या उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम दोनों लैंड को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लांटेशन का जो डेफिनेशन है इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. एक लैंड है, छोटी लैंड है, 5 हेक्टर से कम है, जिसको यूज़ किया जा रहा है फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा. इसके साथ एक और लैंड है जो यूज़ नहीं हो रही है ऑल्सो, बट इट इज़ दैट पर्टिकुलर लैंड इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर ग्रोइंग सच प्लांट्स. ठीक है. दोनों का एम्प्लॉयर सेम है, तो हम इस पर्पस के लिए इस दोनों लैंड्स को क्या करेंगे, सेम मतलब प्लांटेशन की कैटेगरी में डाल देंगे, इस पर्टिकुलर जो डेफिनेशन उसके अंदर ले आएंगे, प्रोवाइडेड दोनों का जो मेजरमेंट है 5 हेक्टर से ज़्यादा आना चाहिए, 5 हेक्टर्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए. एनी लैंड विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर and which is used or intended to be used for growing any plant referred to in subclause A and that it measures less than. तो अगर कोई लैंड है जो 5 हेक्टर से कम भी मेजर होती है बट उसको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया गया है तो उसको हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट नो सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड विच एट मेजर्स लेस देन 5 हेक्टर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड. तो इस कोड से जब ये कोड कमेंट हुआ उससे ठीक पहले अगर कोई ऐसा मतलब है कि 5 हेक्टर से कम है और उसको डिक्लेयर करा गया है तो वो डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, बट इसके बाद अगर ऐसा होता है तो उसको हम मानेंगे. Offices, hospitals, dispensaries, schools and any other premises used for any purpose connected with any plantation within the meaning of subclause A and B but does not include a factory. तो ये सब चीज़ें भी यूज इसमें प्लांटेशन की डेफिनेशन में आएंगी बट डज नॉट इंक्लूड फैक्ट्री ऑन द प्रीमाइसेस. अगर फैक्ट्री है उस प्रीमाइसेस में तो वो नहीं आएगी. नाउ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, क्योंकि ये कैटेगरी इस पर्टिकुलर कोड में पहली बार आई है. Sale promotion employee means any person by whatever name called
employed or engaged in any establishment to do work related to the promotion of sales or business or both, but does not include any person who, being employed or engaged in supervisory capacity, draws wages exceeding 18,000 per month and is employed or engaged mainly in managerial or administrative capacity. So सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कौन हुए? ऐसा पर्सन जिसको हमने एम्प्लॉय करा है या एंगेज करा है एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा वर्क करने के लिए? वर्क रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन उस वर्कर को, उस पर्सन को हम सेल प्रमोशन एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एम्प्लॉय किया गया है, जिसके वेजेस 18,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय की भी वेज सीलिंग कितनी है? 18,000 रुपीज़। और या तो 18,000 से ज़्यादा है या फिर मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उसको एंगेज किया गया। तो ये दोनों अगर नहीं है तो जो सेल प्रमोशन एम्प्लॉय है उसको हम मतलब जो ऐसा एम्प्लॉय है जो हायर किया गया है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, जिसकी वेजेस 18,000 से कम है, तो उसको हम सेल प्रमोशन एम्प्लॉय मानेंगे। वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लerical, supervisory work or for hire or reward, and includes working journalist and sales promotion employee। तो वर्कर्स में वर्किंग जर्नलिस्ट एज वेल एज सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करा गया है, बट डज नॉट इंक्लूड सच पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, हु इज एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस, who is employed mainly in managerial or administrative capacity, who is employed in a supervisory capacity drawing wages exceeding 18,000 rupees per month or as notified by central government। तो वर्कर के लिए भी जो वेज सीलिंग है 18,000 पर मंथ है। सिंस वर्कर्स की कैटेगरी, वर्कर्स के अंदर जर्नलिस्ट एंड सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं और सेल प्रमोशन एम्प्लॉय की जो वेज सीलिंग है वो 18,000 रुपये है, तो वर्कर की भी जो वेज सीलिंग है वो 18,000 रुपीज़ होगी। वर्किंग जर्नलिस्ट कौन है? वर्किंग जर्नलिस्ट मीन्स पर्सन हुज प्रिंसिपल एवोकेशन इज दैट ऑफ जर्नलिस्ट एंड हु इज एम्प्लॉयड एज सच ईदर होल टाइम, चाहे वो होल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, और इन रिलेशन टू वन और मोर न्यूज़ एस्टैब्लिशमेंट, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स के लिए काम कर रहा है, और अदर एस्टैब्लिशमेंट रिलेटिंग टू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो or like media, and also include an editor, leader writer, news editor, sub editor, feature editor, copy tester, reporter, correspondent, cartoonist, news photographer and proofreader, but does not include any person who is employed mainly in managerial, supervisory or administrative capacity। तो working journalist को अगर हम बोलें तो कौन कौन से पर्सन इसमें आ जाते हैं? वो पर्सन जो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, रेडियोज़ या उससे मिलते जुलते हैं, और एज अ एडिटर काम कर रहा है, लीडर राइटर काम कर रहा है, न्यूज़ एडिटर काम कर रहा है, फीचर राइटर है, कॉपी टेस्टर है, रिपोर्टर है, कोरस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट है, न्यूज़ फोटोग्राफर है, प्रूफ रीडर है। तो इन सबको हम वर्किंग जर्नलिस्ट की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। नाउ चैप्टर 2, रजिस्ट्रेशन। Registration of certain establishment. Every employer of any establishment which comes into existence after the commencement of this code, to which this code shall apply, shall within 60 days from the date of applicability of such code। तो मतलब हर वो employer जिसके ऊपर ये कोड अप्लाई होता है, तो जिस दिन ये कोड अप्लाई हो जाएगा उस दिन से 60 डेज के अंदर क्या करेगा? एक एप्लीकेशन बनाएगा, एक एप्लीकेशन देगा इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। किसको? रजिस्टरिंग ऑफिसर को, अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर किसके थ्रू अपॉइंट हो रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हो रहा है। तो एम्प्लॉयर जिस दिन भी उसके ऊपर, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये कोड अप्लाई हो जाएगा, उस दिन से 60 डेज के अंदर वो क्या करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर को अप्लाई करेगा फॉर the registration of his establishment, provided that the registering officer may entertain any such application after the expiry of the period on payment of late fee। तो 60 डेज के बाद भी एंटरटेन हो सकती है ये एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टरिंग ऑफिसर
अगर जो लेट फी है वो दे दे एम्प्लॉयर तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 60 डेज वाला टाइम पीरियड, रजिस्ट्रेशन कब होगा, विद इन 60 डेज. Every application shall be submitted to the registering officer in such manner and in such form containing such particulars, including the information related to employment of interstate migrant worker and shall be accompanied by such fee. तो उसमें जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन में उसकी इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी भी इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग ऑफिसर को देनी पड़ेगी. आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आ चुकी है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, शैल रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली to the employer thereof in such form and within such time period, but not later than 7 days from the date of submission of complete application. तो जिस दिन जो एम्प्लॉयर है उसने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर दी है किसको, रजिस्टरिंग ऑफिसर को, उस दिन से 7 दिन के अंदर क्या करेगा, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा ऑफ रजिस्ट्रेशन. 7 डेज का जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है. प्रोवाइडेड दैट if registering officer fails to register the establishment under the application so made to entertain application within the prescribed time period, then such application shall be deemed to have been registered. और जो 7 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है अगर उसके अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर फेल हो जाता है रजिस्टर करने के लिए तो ये माना जाएगा आफ्टर 7 डेज का जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर हो चुका है. Any change in the ownership or management or in any particular referred to in subsection 2 which occurs after the registration of establishment under this code shall be intimated by the employer electronically to the registering officer within 30 days. अब रजिस्टरिंग ऑफिसर ने रजिस्टर कर दिया और जो एम्प्लॉयर है उसकी एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट. अब रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई ओनरशिप में चेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं, जो मैनेजर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कोई ओनरशिप अगर चेंज हो रही है या कुछ उस इस्टेब्लिशमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस को जब भी वो चेंजेस आए हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना है. किसको, रजिस्टरिंग ऑफिसर को एम्प्लॉयर इंटीमेट करेगा, बताएगा, इन्फॉर्म करेगा ऑफ सच चेंजेस इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब. तो जो भी मैनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रिस्क्राइब मैनर होता है उस मैनर में वो क्या करेगा, वो सारे के सारे चेंजेस 30 डेज के अंदर किसको देगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर को. एंड आफ्टर दैट द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल मेक अमेंडमेंट. तो रजिस्टरिंग ऑफिसर फिर वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया था पहले उसको अमेंड कर देगा अकॉर्डिंगली. द एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट शैल within 30 days of the closing of the establishment inform the closing of such establishment and certify payment all the dues to the workers, certify payment of all dues to the worker employed in such establishment to the registering officer in such manner as prescribed, and the registering officer on receiving such information and certificate remove such establishment from the register of establishment maintained by him and cancel the registration certificate of establishment within 60 days of the receipt. अब एम्प्लॉयर की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्लोज डाउन हो गई है तो जिस दिन क्लोज डाउन हुई है उस दिन से 30 डेज के अंदर एम्प्लॉयर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, रजिस्टरिंग ऑफिसर को कि क्लोज डाउन हो गई है. और जो भी पेमेंट के ड्यूज़ हैं, जो भी वर्कर से रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स हैं वो जो भी उसने दिए हैं वो सारे की सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ वो किसको दे देगा, रजिस्ट्रार को देगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर को देगा. रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब वो चीज़ें पहुँच जाएंगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी क्लोजिंग डाउन की, तो वो क्या करेगा, वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको रजिस्टर जो मेंटेन होते हैं जिसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड है उसके बारे में डिटेल होती है उससे वो इस्टेब्लिशमेंट को हटा देगा, वो सारा उसका कैंसिल कर देगा जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है. और ये कितने दिन में करेगा, जिस दिन उसको इन्फॉर्मेशन मिली है एम्प्लॉयर के से उस दिन से 60 डेज के अंदर. तो जिस दिन एम्प्लॉयर क्लोज डाउन करेगा अपनी इस्टेब्लिशमेंट को
क्लोज डाउन से 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, और जिस दिन रजिस्टरिंग ऑफिसर को उसके क्लोजर का पता चल जाएगा उस दिन से 60 डेज के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल आउट करके वो स्टैब्लिशमेंट को हटा देगा रजिस्टर से। तो ये जो टाइम पीरियड्स है इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स है। Provided that if registering officer fails to cancel the registration certification of establishment, अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है फेल हो जाता है उसको कैंसिल करने में विद इन 60 डेज, उसको 60 डेज का टाइम मिला था और वो 60 डेज के अंदर फेल नहीं कर पाता कैंसिल, the registration certificate of such establishment shall be deemed to have been cancelled under this code immediately। तो 60 डेज के बाद वो रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट का ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब या तो रजिस्टरिंग ऑफिसर 60 दिन के अंदर खुद कर दे, और अगर इन केस वो नहीं कर पाता है उसके बाद रीजंस है कि वो क्यों डिले कर रहा है, तो 60 डेज का जो टाइम पीरियड है जब वो क्रॉस हो जाएगा तो फिर ये हम लोग ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है। If an employer of an establishment has obtained the registration of establishment by misrepresentation, और तो मतलब अगर एम्प्लॉयर ने जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड के थ्रू, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके हासिल किया है, देन इन केस ऑफ क्लॉज ए, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होगा, शैल बी डीम्ड टू, तो मतलब ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रवेंशन है, शैल बी डीम्ड टू बी द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 94 without affecting the registration and running the establishment, and in case of clause B, the registering officer may, after giving opportunity to the employer, revoke the registration of by order, and such process of revocation shall be completed within 60 days। अब देखो, अगर एम्प्लॉयर ने गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हासिल करा है, तो ऐसे केस में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा, उसको सज़ा होगी, जो भी उसको फाइन देना है वो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट रन करती रहेगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एज इट इज़ रन करता रहेगा, प्रोवाइडेड उसको वो फाइन पड़ेगा क्योंकि उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके वो रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन अगर उसने फ्रॉड किया है रजिस्ट्रेशन हासिल करने में, तो फ्रॉड के केस में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिस दिन रजिस्टरिंग ऑफिसर को ये पता चलेगा कि ये जो रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो फ्रॉड के थ्रू मतलब एम्प्लॉयर ने लिया है, तो उस दिन से 60 डेज के अंदर वो क्या करेगा, उसका जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक या कैंसिल आउट कर देगा। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, 60 डेज का टाइम पीरियड। अपील, सेक्शन 4, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो अभी हमने पढ़े, उस ऑर्डर, कोई भी अथॉरिटी के जो ऑर्डर होते हैं, अथॉरिटी आई मीन जो सेक्शन 3 में रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर हैं बेसिकली, उससे अगर अग्रीव होता है तो वो क्या कर सकता है, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू अपीलेट ऑफिसर हु शैल बी द पर्सन नोटिफाइड। तो अपीलेट ऑफिसर कौन होगा, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है और उसको मतलब अपॉइंट करा है किस भी पर्सन को एज अ अपीलेट ऑफिसर, तो उस ऑफिसर को 30 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है, अपील करता है। और 30 डेज कब से काउंट होगा, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होनी है, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 30 डेज के अंदर अपील हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ऑफिसर मे एंटरटेन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज इफ ही सेटिस्फाइड। तो अगर डिले हुआ है, लेट्स से 30 डेज का टाइम पीरियड क्रॉस हो गया, उसके बाद अपील होती है, तो अगर वो जो डिले हुआ था, अगर वो रीज़न सेटिस्फाइड है उस रीज़न से अपीलेट ऑफिसर, तो 30 डेज के बाद भी वो अपील को एंटरटेन कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द अपील, द अपीलेट ऑफिसर आफ्टर गिविंग opportunity to the parties dispose of the appeal within 30 days। अब जिस दिन भी अपीलेट ऑफिसर को एप्लीकेशन मिली है, अपील गई है, अपील की एप्लीकेशन मिली है अपीलेट ऑफिसर को, उस दिन से 30 दिन के अंदर वो उसको वो केस डिस्पोज करना पड़ेगा, पूरा डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन 30 दिन में वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज को, जो भी पार्टीज हैं
उस पर्टिकुलर केस की उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी बात करे, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग 30 डेज के अंदर उसको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अपील जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं, और जिस दिन अपीलेट ऑफिसर के पास वो अपील पहुंच जाएगी उस दिन से 30 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वो अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।